मेरा ये मानना है कि सिर्फ तुम लिमिटेड सोर्स को फॉलो करो और उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। दिस इज द ओनली थिंग जो तुम्हें रैंकर बना सकता है। तुम हर चीज नहीं कर सकते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो उस समय मैं तो बहुत वेट करती थी आपकी मोटिवेशन वीडियोस का। और उसके अलावा सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसका बहुत बेनिफिट है। मेरे पास तो इंस्टाग्राम मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था ही नहीं। किसी की मत सुनो। अगर तुम्हारे पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं जिनसे तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती है तो 2 मिनट उनसे बात कर लो। जिस भी भगवान को तुम मानते हो उनकी तुम प्रे करो। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ भोजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिनके बारे में आपको जानने के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेगी। किस प्रकार से मेहनत किया जाता है, किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है और किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूजा बिश्नोई जी को। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज? अब बहुत ही खुश है और वो आपके चेहरे पे ही पता लग रहा है। बहुत ही अब खुश चेहरा नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार। और होना भी चाहिए क्योंकि आपने जो रैंक जो हासिल की है, बहुत ही शानदार रैंक, ऑल इंडिया रैंक 79। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, डबल डिजिट आंकड़ा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। किस प्रकार से मेहनत की है, किस प्रकार से सिलेक्शन से लिया है। सबसे बड़ी बात है, पहले ही अटेम्प्ट में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट पाना, बहुत ही बड़ी कीर्तिमान की बात है। तो किस प्रकार से ये मेहनत की उसके बारे में जानेंगे। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम पूजा बिश्नोई है। मैं फतेहाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। ओके, एम्स ऋषिकेश हरियाणा के रहने वाले हैं और एम्स ऋषिकेश से आपने नर्सिंग को पास आउट किया। कौन से ईयर में पास आउट किया है? सर अभी 31 जुलाई 2024 में मेरा पास आउट किया है। ओके, बहुत ही जबरदस्त। इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे ना बच्चे, बोल रहे हैं कि यार ऐसा क्या है। इस 2024 जुलाई के अंदर आपने कंप्लीट किया, आपके हाथ में डिग्री आई है और उसके बाद ये पहला नॉट सेट है और उसके अंदर इतना बड़ा रैंक आया है। ये सारा कैसे हुआ? कैसे आपने ये फिक्स कर लिया कि हाँ भाई, मुझे पहले नॉट सेट के अंदर इतनी अच्छी रैंक लेके आनी है? तो ये प्लानिंग कब से बना लिया आपने? सर इसकी प्लानिंग तो वैसे देखा जाए तो जब से मैं हॉस्पिटल मैंने जाना शुरू किया था ऋषिकेश में एडमिशन लेने के बाद, तो वहां पे जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स को देखते थे तो तब से यही था कि अब एडमिशन लिया है तो यहाँ से एम्स में है तो एम्स में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो वहीं पे नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह से पूछते थे, हमारे जो सीनियर्स थे उनसे पूछते थे कि क्या होगा, कैसे एग्जाम देना पड़ेगा। तो उन वहां से थोड़ी नॉलेज मिली। उसके बाद सीनियर से पूछा कि कैसे कैसे करके क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कैसा एग्जाम आता है, क्या पैटर्न होता है। तो फिर वहां से थोड़ा पता चला, तो धीरे धीरे करके फिर इसके बारे में पता चला, फिर हमने तैयारी शुरू की। बिल्कुल। सबसे पहले तो एम्स ऋषिकेश के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी वहां के एएनएस है और जितने भी लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो वहां के जितने भी बच्चे हैं, एम्स के बच्चों को गाइड करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार चीज है कि आपको उन्होंने राह दिखाई कि भैया आपको अगर नॉर्थ स्टेट एम्स के अंदर ही रहना है तो आपको नॉर्थ स्टेट निकालना पड़ेगा और नॉर्थ स्टेट को इस तरीके से निकालने की आपको राह दिखाई। तो आपने तैयारी किस प्रकार से शुरू कर दी कि हाँ सर, मैंने सबसे पहले इस प्रकार से पढ़ना शुरू किया और किस प्रकार से एक फॉलो किया? सर सबसे पहले मैंने जैसे ईयर वाइज ही अपनी थ्योरी साथों साथ कंप्लीट की थी। मेनली ये है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना फोकस्ड मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, थर्ड ईयर से आके मेनली शुरू हुआ था। तो थर्ड ईयर में ही थ्योरी कंप्लीट की साथों साथ। तो उसके से रिलेटेड जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते थे, जैसे कुछ बेसिक बुक्स होती है, पीआर यादव टारगेट हाई, बच्चों को देख के मैंने भी खरीदी थी सब कुछ। तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी कभी कभी सोल्व की थी, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने उन्हें रिलीजियसली फॉलो किया। बस मैंने मेनली थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किए थे। बाकी जो क्लिनिकल्स में काम करके थोड़ा बहुत सीखने को मिलता था वो चीजें थी, उसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली है। और जैसे जो फर्स्ट सेकंड ईयर की एमएसएन थी वो मैंने थर्ड ईयर में ही की थी। और फर्स्ट ईयर की एनएफ फिर मैंने फोर्थ ईयर में की थी। और फिर थर्ड ओके। और फोर्थ ईयर में ऐसे ही मतलब थ्योरी कंप्लीट की। उसके बाद सर फोर्थ ईयर में मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि सर मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा सुना था, फर्स्ट ईयर से ही सुना था। तो मुझे ये था कि मेरे को टेस्ट सीरीज तो टीएनसी की ही लेनी है। फिर मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। जुलाई तक मैं अपने हॉस्पिटल में ही थी, मतलब एम्स में ही थी। वहां पे रह के मतलब जितना मुझसे फॉलो हुआ विद क्लिनिकल्स एंड ऑल एग्जाम्स के वगैरह के साथ, तो उतना मैंने किया। पर घर आने के बाद तो मतलब मेरा 100% फोकस ही टेस्ट सीरीज पर था कि जैसे जैसे वो करवा रहे हैं वैसे वैसे मुझे करना है बस। बिल्कुल, बहुत ही शानदार है। आपने टीएनसी पे बिलीव किया और टीएनसी के बारे में आपने फर्स्ट ईयर से ही सुन लिया, बहुत ही बड़ी बात है। और टीएनसी के
साथ आप लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे। अब मैं आ जाता हूँ टीएनसी के ऊपर। जब आपने टीएनसी के अंदर कदम रखा, जैसे कि आपने पहले से ही सुन लिया था कि हाँ भाई भाई नॉर्थ सेट का रास्ता यहीं से जाता है, टीएनसी से होके निकलना पड़ेगा, तभी जाके नॉर्थ सेट के अंदर हाँ बिल्कुल एक बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। जब आप पढ़ रहे थे, आप शुरुआत कर रहे थे, थ्योरी आपकी कंप्लीट थी, बेसिक आपके एम्स ने क्लियर करा। जो बच्चा एम्स में पढ़ता है उसका बेसिक 101% गारंटी के साथ, क्योंकि एम्स बिल्कुल एम्स तक बिल्कुल मेहनत करवाता है, और एम्स के बच्चे जो होते हैं वो रियली इनकी थ्योरी बहुत ही अच्छी होती है। जब आपने थ्योरी वहां से पढ़ लिया, उसके बाद आप टीएनसी के साथ लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पहला एग्जाम दिया, कौन सी रैंक आई? सर मुझे एग्जैक्ट तो याद भी नहीं है, शायद 10-15 हजारों में होगी। इतनी रैंक आती थी शुरुआत में तो। ओके, तो लगा नहीं कि भाई यार ये पेपर खतरनाक ही है भाई, ऐसे कैसे चलेगा? सर मुझे तो ऐसा लगा था कि अब फोर्थ ईयर में मैंने जैसा बताया, मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, 15,000 20,000 शुरुआत के 2-3 दिन ऐसी रैंक आ रही थी। मैं ऐसी थी कि अभी तो तूने कुछ नहीं किया, 4 साल बर्बाद कर दिया, शुरू से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आप ये भूल गए थे कि हाँ हम एम्स के जरूर बच्चे हैं, लेकिन ये भूल गए कि पेपर बनाने वाले भी तो एम्स के ही हैं। एम्स की टीम ही जी काम कर सर। रही है। हाँ जी सर, तो फिर हमें धीरे पता धीरे होता थोड़ा है, हम इम्प्रूव हुआ। लोग बिल्कुल बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई मैं एम्स से पास आउट हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि भाई आप एम्स के पास आउट है, लेकिन जो टीम पेपर बना रही है वो भी तो एम्स से ही है, तो फिर ऐसा एक लेवल बन जाता है, तो वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे कैसे इंप्रूव किया अपने आप को, कैसे इंप्रूवमेंट किया, जो 20,000 15,000 से धीरे धीरे कैसे ऊपर आए? सर मैंने सबसे पहले तो ये चीज फॉलो की थी कॉलेज में रहते हुए। टीएनसी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज टेस्ट चलता है ना, उसकी टॉपिक को आप साथों साथ कवर कीजिए। जो बच्चा अगर कॉलेज में है तो उसके साथ कोशिश करो कि एटलीस्ट आप उस टॉपिक को पढ़ो। हो सकता है तो आप टेस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते तो प्रैक्टिस मोड में जाके कर लीजिए, लेकिन उस टॉपिक को आप कवर करते रहो। अगर आप उस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा सिलेबस बहुत ही आसानी से क्रिस्टल क्लियरली आपको वो पूरा क्लियर करा रहे हैं। धीरे धीरे डेली स्टेप वाइज आप उसको कवर करो तो आपका वो कवर होगा। साथ में ही सर मैंने प्री देती थी, डेली का प्री देना, सोल्व करना, उसको मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई हुई थी जैसे आप हमेशा बोलते थे, तो वो मिस्टेक नोटबुक मैंने प्रिपेयर की थी। और मेंस के एग्जाम भी मैंने देती थी, लेकिन वो मेनली मैंने घर आने के बाद शुरू किया था। मतलब कॉलेज में मैं इतने टेस्ट नहीं दे पाती थी, बट ये है कि धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को नोट करके जो टॉपिक मुझे नहीं आता था उसको बाद में पढ़ा, कवर किया, ऐसे करके इम्प्रूव हुआ। आज जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आपको इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, चाहे वो ऋषिकेश से हो, चाहे एम्स पटना से हो, जितने भी एम्स के बच्चे हैं वो, और सारे बच्चे जो जितने भी एम्स से बाहर के बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, तो वो पक्का फिक्स कर चुके हैं आज कि भैया हमें आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ईयर से ही प्लान करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से ही टीएनसी के साथ चलना पड़ेगा। और टीएनसी ने अभी तो थ्योरी बेच इतना मजबूत बना दिया है कि भैया डरने की जरूरत नहीं है, हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर वे में बनाया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने कंटिन्यूसली किया। अब मैं थोड़ा सा माइनस मार्किंग, जैसे आप रोजाना टेस्ट देती थी, क्वेश्चन गलत होते थे, माइनस मार्किंग भी होती थी, कैसे उसको सही किया? सर शुरुआत में सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को शुरुआत में जब मैं टेस्ट देती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे मेंस का जैसे 160 मार्क्स का टेस्ट होने लगा था, तो मेरे उसमें 40 नेगेटिव, 45 नेगेटिव ऐसे आते थे शुरुआत में। तो सर धीरे धीरे यही है कि जो टॉपिक आपको आता है आप उसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ब्लाइंड गैस मत करो, इंटेलिजेंट गैस करो। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आपको सिर्फ जो लाइन टू लाइन आता है आप वो करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इंटेलिजेंट गैस के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें आपको आइडिया नहीं है उसको छोड़ दो। और बाकी ये है कि जैसे आज आपका नेगेटिव हो रहा है, कोशिश करो कि डेली एक आधा क्वेश्चन तो आपका कम नेगेटिव जाए। आज मान लो 25 जा रहा है तो कल 24 जाए, ऐसा हर मेरे भी इवन मेंस में भी मेरे 25 नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके इतने नेगेटिव हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट ये है थोड़ा कंट्रोल करो, जो टॉपिक आपको आता है उसी को अटेम्प्ट करो। चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज और पूछ लेना चाहता हूँ, और ये स्पेशली आपकी पहली पहली बार में अटेम्प्ट है, तो जो बच्चे पहली बार में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को बड़े गौर से देख रहे होंगे कि यार ऐसा क्या किया है पूजा ने जो हमें सबको करना चाहिए। वो बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो आपने लगातार मिस्टेक बुक बनाई, किस प्रकार से बनाई? सर जैसे के लिए मेरा मानना है कि हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं जैसे मैंने अपने रजिस्टर को 5-6 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। मैं सब्जेक्ट वाइज लिखती थी, जैसे अगर एमएसएन का कोई क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो मैं एमएसएन के सेक्शन में लिखती थी, और ओबीजी का मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज मैं मिस्टेक बुक में लिखती थी। मेरी फ्रेंड थी, उसका भी एक बहुत अच्छा जो मैं बताना चाहूंगी क्योंकि उसका तरीका बहुत अच्छा था, वो टॉपिक लिखती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, उसके लिए उसने 3-4 पेज छोड़ दिए। जितने भी क्वेश्चन लाइफ में उसके मतलब प्रिपरेशन में उसके डायबिटीज के गलत हुए, उसने सारे वो डायबिटीज के सेक्शन में लिख दिए। तो ऐसे करके अपने अपने तरीके से आप एनालाइज करके मिस्टेक नोटबुक बनाए तो उसका बेनिफिट होगा। बहुत ही जबरदस्त आपकी फ्रेंड वाला टेक्निक तो मुझे भी पसंद आया, और मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त तरीका है। टॉपिक डिसाइड कीजिए सबसे पहले
पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जर्नी में जा रहे हैं वहां पे कितनी बाधाएं आ सकती है, उसको पता करना हम्म। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टॉपिक डिसाइड हो जाएंगे तो टॉपिक वाइज अगर आप चलोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने लगातार मेहनत की है, प्रीवियस ईयर के पेपर जो लगातार टीएनसी में बिल्कुल अवेलेबल है, 101 रुपीज, बिल्कुल सस्ते, सबसे सस्ते वही कर रखे हैं, तो वो कितना रोल प्ले करते हैं एग्जाम में? सर सबसे बड़ा उसमें जो फायदा है वो कॉन्फिडेंस का है। मैंने जितने नोट सेट प्रीवियस ईयर के नोट सेट थे वो मैंने प्री से पहले दिए थे जस्ट, तो उसको सोल्व करके ऐसा लग रहा था कि नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड के भी होते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर करके ऐसा होता है कि नहीं हमें आती है चीजें। ये कुछ सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलता है सर, कि कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पक्का है कि आना ही आना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीके वगैरह। इनसे ये होता है कि ये टॉपिक्स हमें पता चलते हैं, हम उनकी थ्योरी अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो उससे मार्क्स इंप्रूव होते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल, सबसे पहले तो टॉपिक का पता होना चाहिए कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, और वो क्वेश्चंस बिल्कुल डीपली अगर आपके पास एनालिसिस है तो डरने की जरूरत नहीं है। और टीएनसी इसके लिए हमेशा काम करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमेशा लेके आती है और उसी में से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप बच्चों को लाके देती है। अब एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एग्जाम देते थे, कभी कभी ऐसा लगता था कि यार पेपर इजी भी रहता था तो तब तो चलो बड़े मजे हो जाते थे कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनते थे, और कभी पेपर ऐसा बनता था टफ पेपर, क्योंकि हम लोग खुद से क्वेश्चन एग्जामिनर के माइंड से क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग खुद एम्स में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ तक एग्जामिनर जा सकता है, तो वो उसके माइंड जी का सर। पूरा एक लेवल होता है, तो वहां से क्वेश्चन निकाल के लेके आते हैं। और जब आप उसको पेपर को देते हैं तो वो क्वेश्चन कहीं पे आपको नहीं मिलता है, सिर्फ टीएनसी में देखने को मिलता है, तो गुस्सा नहीं आता कि ये टीएनसी वाले भी यार क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ले आते हैं? सर मुझे लगता है इसके लिए भी ना स्टेजेस होती है। शुरुआत में बहुत बहुत गुस्सा आता था कि क्यों नहीं हो रहे ये क्वेश्चन मुझसे, मेरी रैंक फिर से पीछे जाने लगे, एक दिन थोड़ी इंप्रूव होती है अगले दिन फिर से टफ, पेपर में मुश्किल, पेपर देखो तो इतने नेगेटिव। बट सर मैंने लास्ट में ना ये, क्योंकि प्री आने वाला था और थोड़ा सा टाइम बचा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन सब चीजों को ध्यान दे के अपना मतलब और नीचे गिरा सकूं प्रिपरेशन को, तो इसलिए मैंने एक चीज अपने माइंड सेट बना लिया था कि अच्छी बात है, जितने तेरे गलत हुए ना तेरे को उतने नए कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं, तू उतनी नई चीजें सीख रही है। अगर सेम पेपर आ जाता, सेम क्वेश्चन आ जाते, तो वो तो तुझे पहले ही आते, तू क्या नया सीखेगी उसमें। तो इसलिए जितने गलत हो रहे, जितने एक कॉन्सेप्ट आ रहे उसमें तेरा ही फायदा, क्या पता प्री में सेम कॉन्सेप्ट आ जाए मेंस में सेम कॉन्सेप्ट आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और वही चीजें आपको इस बार पता लगेगी होगी कि पेपर कहीं से भी आ जाए, कोई डरने वाली बात नहीं है, टीएनसी है तो बिल्कुल 100% मुमकिन है, और वो चीज बच्चों को कॉन्फिडेंस देती है और एक बहुत ही अच्छा जी सर। रास्ता दिखाती है, और उससे सिलेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं डीमोटिवेशन की। बहुत बार अप डाउन आता है लाइफ में, और कॉलेज लाइफ में तो मुझे पता है, क्योंकि एम्स में रहना है तो भैया असाइनमेंट्स की जिंदगी जरूर जरूर जीना है, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारी ड्यूटीज, और सबसे बड़ी बात बंक नहीं मार सकते, सबसे खतरनाक चीज। सर और हमें भी पता है एम्स के बच्चों को हम बिल्कुल बंक नहीं मारने देते, वो कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में कोर्स को भी करना है, एकेडमिक कोर्स भी करना है, थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं, तो कैसे मैनेज किया? सर इसके लिए आप ऐसा मतलब मेन चीज सर हर चीज में माइंड सेट की है, हर चीज करनी पड़ेगी, रिसर्च भी एकेडमिक्स में करना पड़ेगा, पोस्टिंग भी जाना पड़ेगा, रो के करो या हंस के करो करना तो पड़ेगा, इसलिए हंस हंस के कर लेना चाहिए। और उसके अलावा सर मेरा एक चीज ये है कि हर तरफ हाथ पैर मारने के बजाय, इसको देखा ये वो बुक फॉलो कर रहा है, दूसरे को देखा कोई और दूसरी बुक फॉलो कर रहा है, हर किसी को देख के आप नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअली अपने आप को एनालाइज करो कि आपके लिए कौन सी बुक सही है। एक बुक, एक एक बेसिक बुक, एक एडवांस के लिए बुक, जैसे मेंस के लिए बुक आप चूज करो, बस उसी को ही फॉलो करो, जिस जो थ्योरी के लिए आपने जिसको रेफर किया है उसी को ही रेफर करो। हर जगह हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, एक चीज करो पर बार बार करो उसको। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार बात बताई है कि भैया हाथ पैर मारने वाली जिंदगी बंद कर दो, ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, फिक्स। आपने जैसे बताया कि थ्योरी, मैंने मेरा खुद से कंसेप्ट बनाए थे कि हाँ मेरी थ्योरी यहाँ से, जो आपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर जो एम्स ऋषिकेश से जो आपने पढ़ा उसको पढ़ा, उसके बाद आपने बेसिक बुक्स, बहुत सारी बुकें हैं उसमें से एक बुक को चूज किया, सो उसके साथ साथ आपने फर्स्ट ईयर से ही थ्योरी बना ली, माइंड मेकअप फिक्स है, आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली कि मुझे टीएनसी ज्वाइन करनी है, और वो आपने टीएनसी ज्वाइन किया, और ये चीजें फिक्स थी आपकी लाइफ में, कोई दूसरा नहीं था, बस एक फिक्स चीजें थी, उसी के साथ साथ लगातार आप चल रहे थे और इतना बड़ा रैंक को हासिल किया है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, इस समय सोशल मीडिया बहुत हावी हो रहा है, बच्चों जब फोन देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं सर का लेक्चर चल रहा है या टेस्ट दे रहे हैं या कुछ भी, तो बहुत सारे बच्चे ना कि अरे रील आ गई इंस्टाग्राम की, तो वहां पे भटक जाते हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं कि हाँ यार रील आ गई तो उसको रोके, अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने से बचा नहीं सकते, तो आपने आप को कैसे मैनेज किया? सर मैं, मेरे पास तो इंस्टाग्राम मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था ही नहीं, लेकिन
मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान पे ही डिपेंड करता है। अगर आप पे इतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप नहीं चलाओगे, दिन में 10-15 मिनट चलाना, इट्स ओके, ठीक है, आप थोड़ा कर रहे हो, दैट्स ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चलाना है। अगर आप उसको रोक पा रहे हो तो रखो अपने फोन में, जब मन कर रहा है चलाओ, लेकिन आपको पता है कि आप रोकना चाहते हो पर रोक नहीं पा रहे हो तो अनइंस्टॉल कर दो। बिल्कुल सही बात बोली है। इस इंस्टाग्राम से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो बिल्कुल इंस्टॉल कर दो। और ये सबसे अच्छी बात है। मैं टॉपर से ये क्वेश्चन बार बार सबसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये बहुत सारे बच्चे होता ना कि सर हाँ नहीं, फेसबुक पे टाइम दे रहा हूँ। अरे भाई, फेसबुक पे टाइम देने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने पे टाइम देना। एक चीज और जो बच्चों को अभी मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए टॉपर से, मैं चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, इतने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, बहुत सारे चीजें हैं और बहुत सारे लाइव सेशन चलते रहते हैं, या वो ये क्या टॉपर्स उसी में पूजा भी ऐसा ही करते थे कि भाई आज इसका लाइव सेशन देख लेते हैं, उसमें जाके कमेंट मारते हैं, चल भाई उसमें भी जाते हैं, कमेंट्स में जय हिंद जय भारत, पूजा आ गई है भाई एम ऋषिकेश से। तो क्या ऐसे ही चलता था? सर कभी भी नहीं। मैंने सुना बहुत था, एक आधे चैनल्स पे तो काफी ज्यादा ही सुना था कि इसको देखो बहुत अच्छा है, इतना टाइम नहीं लगेगा। मतलब क्लास में बच्चे बताते थे कि मैं इसको देखती हूँ, तू भी देखियो। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि उसको देख के दिन में वो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन वो एक वीडियो में कराएंगे, और उतना टाइम देने का समय ही नहीं था। मतलब एक वीडियो के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं दिया जा सकता। मतलब मेरे लिए वो बिल्कुल, मेरे लिए तो था ही नहीं वो चीज, मैं नहीं देख सकती, ना ही मैं उसे पढ़ सकती हूँ, तो मेरे को वो सही नहीं लगता है कि एक क्वेश्चन के लिए आप वीडियो देखो। बहुत ही शानदार बात है और बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। टाइम टाइम इज मनी, और टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी है। 4 क्वेश्चन के चक्कर में हम अपना 1 घंटा नहीं दे सकते। हमें कंसेप्ट वाली चीजें पढ़नी है, हमें जी कंसेप्ट जी बनाने हैं, हमें अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अब आजकल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल आसान हो गया है हर बंदों के लिए, तो कुछ भी हो रहा है। लेकिन इस चीजों में आपने अपने आप को मैनेज किया, बहुत 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 ही अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं बहुत ही इंस्पायर हूं आपकी स्टोरी से, कि बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इन चीजों को सारे बच्चों को शेयर कर रही है। अब एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने प्रीलिम्स में किए, कितने क्वेश्चन राइट और रॉन्ग, मेंस में कितने किए, कितने राइट कितने रॉन्ग? सर, मैंने प्री में मेरे 71 करेक्ट आंसर्स थे और 17 इनकरेक्ट थे, और मेंस के अंदर सर मेरे 121 करेक्ट आंसर्स थे और 25 इनकरेक्ट। बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही, मुझे मेंस वाले एक बार वापस रिपीट कीजिए। सर मेरे 121 करेक्ट आंसर्स थे और इनकरेक्ट 25। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सब बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे माइनस मार्किंग हो रहे हैं। अरे भाई, टॉपर्स के भी हो रहे हैं, देख लो। यहाँ पे टॉपर्स भी गलतियां करके आता है, 20-25 क्वेश्चन होते ही होते हैं। अब मैं थोड़ा सिमिलरिटीज पे ले जाता हूँ कि आपके इतने ही क्वेश्चन टीएनसी के अंदर भी गलत हो रहे थे। जी सर, लगभग इतने ही नंबर मेरे टीएनसी की टेस्ट सीरीज में आ रहे थे। कभी हाँ थोड़ा टफ टेस्ट होता था तो ये था कि कभी थोड़े कम और ज्यादा कम आ जाते थे, कभी थोड़े ज्यादा आ जाते थे, पर ऑन एन एवरेज इतना ही आता था। ओके, गुड। एग्जाम हॉल की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे एंजाइटी की वजह से वहां पे पीछे रह जाते हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में एंजाइटी नहीं हुई? सर इसके लिए सबसे पहले तो जो आपका लाइव सेशन हुआ था, मैंने एक दिन पहले वो देखा था कि आराम से अपना एक दिन पहले पहुंचो, जहां बेशक तुम्हारा सेंटर 2 घंटे दूर है, पर आराम से जाओ, बाहर रेस्ट करो, किसी की मत सुनो। अगर तुम्हारे पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं जिनसे तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती तो 2 मिनट उनसे बात कर लो सेंटर के अंदर जाने से पहले। अदरवाइज सेंटर के अंदर जाओ, अपनी सीट पे बैठो, जिस भी भगवान को तुम मानते हो उस उनकी तुम प्रे करो। अगर तुम भगवान में नहीं भी मानते हो तो एटलीस्ट यू विल बी बिलीविंग इन सम पॉजिटिव एनर्जी। तो उसके लिए वो करो कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, करके कि हाँ सब अच्छा ही होगा, पेपर में जो आने वाला है वो सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और मैंने वो सब आज यूज होगा। बहुत ही जबरदस्त ये होता है। एक हर चीज पे आपने हर एक चीज टीएनसी का फॉलो किया है, आपने पता लगाया। पहले टीएनसी के साथ साथ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर एक दिन सेशन पहले आ रहा है तो छोड़ देते हैं, लेकिन अब आज उन इसको वीडियो को देखने के बाद पता लग रहा होगा कि हाँ यार, उस सेशन से भी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो एक दिन पहले जरूर करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस छुपा होता है, पेपर को कैसे अटेंड करना होता है। और टीएनसी हमेशा गाइडेंस करती रहती है हर बच्चे को। प्री से पहले भी बच्चे के पास रिपोर्ट कार्ड जाता है, और सारी चीजें उसमें मेंशन होती है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से में आप रेड जोन में आ रहे हैं, कौन से में येलो जोन में आ रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती है। उसके बाद एक दिन पहले आपको यहाँ सारी चीजें बताई थी, और बहुत सारा चीजें आपको बताई गई, तो इसका फायदा आपको मिला। सबसे अच्छी चीज
क्या लगती थी टीएनसी में? सर सबसे अच्छी चीज तो था टाइम टू टाइम जो वीडियोस आती थी आपकी मोटिवेशन वाली, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में उन वीडियोस की बहुत ज्यादा जरूरत थी सर। प्री हो गया था क्योंकि माइंडसेट ये था कि इतने बच्चों में से 7,000 में तो आराम से आ जाएंगे हम, वो तो हो ही जाएगा। बट फिर वो 7,000 से सीट लेना वो एक बहुत वो हो जाता है कि बहुत बार ऐसा सेल्फ डाउट आता है कि यार पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो उस समय मैं तो बहुत वेट करती थी आपकी मोटिवेशन वीडियोस का। और उसके अलावा सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उसका बहुत बेनिफिट है सर। ऐसा था ना कि टेस्ट सीरीज का ना एक वो था कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होंगे, साथों साथ आपके रिवाइज होते रहते थे वो चीजें। टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रहे हैं, हर टेस्ट में आपको रिवीजन भी होगी, आपको न्यू कंसेप्ट्स भी मिलेंगे, हर टॉपिक ऑलमोस्ट कवर होगा। तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आपने दिया है। लास्ट में मेरा एक आपसे सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे पूजा की तरह ही रैंक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार अब की बार पूजा ने तो 79 रैंक ले ही लिए, लेकिन अगली बार नेक्स्ट नौ सेट में मुझे रैंकर्स बनना है। तो क्या सजेशन देना चाहिए उनको, क्या गाइडेंस देना चाहिए? मेरा ये मानना है कि सिर्फ तुम लिमिटेड सोर्स को फॉलो करो और उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। दिस इज द ओनली थिंग जो तुम्हें रैंकर बना सकता है। तुम हर चीज नहीं कर सकते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वेदर यू आर इन कॉलेज और तुम जॉब कर रहे हो जो भी है। तो एक चीज फॉलो करो, उसी को रिलीजियसली करो, बार बार करो। मैंने प्री और मेन से पहले अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज की है। 2 दिन पहले मैंने सब छोड़ दिया था सिर्फ मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करने, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा लिखा हुआ है, वो मेरे को आता है। अगर मैं कुछ नया उठाऊंगी वो नहीं हो सकता। ऐसे ही पहले भी तुम एक चीज को बार बार करो रेदर देन तुम 4 चीज करो। उसका बेनिफिट तुम्हें नहीं होगा जितना तुम एक चीज को 4 बार करोगे उसका होगा। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी दी है और बहुत ही शानदार। भैया स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसा नहीं कि बस हाँ लगे रहो। बिल्कुल एक चीज है, बिल्कुल। बिल्कुल स्मार्टनेस की तरह चलना है। और एम्स के बच्चों ने तो बिल्कुल पहले से ही सोच लिया, फर्स्ट ईयर से ही सोच लिया कि टीएनसी के साथ लगातार चलना है। टीएनसी के साथ अगर लगातार चलेंगे और एक कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे, ज्यादा इधर उधर भटकेंगे नहीं और लगातार फोकस्ड रहेंगे, तो 101% रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया। इस इंटरव्यू सेशंस में आपने बहुत सारे गाइडेंस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपने बच्चों तक शेयर की। जरूर वो फॉलो करेंगे। आने वाले समय में आपके इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज के सारे गुरुजनों को नाम, जो आज तक यहां तक लाने में जो जितने भी गुरुजनों ने मदद की है, उन गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।